हरियापुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव गंगा के किनारे बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, बरगद के पेड़ों की छांव और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट इस गांव को एक स्वर्ग सा बनाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था और गांव वाले अपनी खुशियां और दुख बांटते थे। इस गांव में रहता था रामू, एक मेहनती और ईमानदार किसान, जिसके जीवन की कहानी गांव के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर थी। रामू का परिवार छोटा लेकिन प्यार से भरा था। उसकी पत्नी सावित्री, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी, 2 बच्चे राधा और मोहन, जो अपनी मासूम हंसी से घर को रोशन करते थे, और उसकी बूढ़ी माँ, जिन्हें गांव वाले अम्मा कहकर पुकारते थे। अम्मा की कहानियां गांव के बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। रामू की एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, धान, मक्का और मौसमी सब्जियां उगाता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन प्रकृति और बाजार की अनिश्चितताएं उसे बार बार परेशान करती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी फसल के दाम इतने कम कि मेहनत का मूल्य ही न मिले। फिर भी रामू का विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। एक नई मुसीबत एक साल हरियापुर में एक नई चुनौती ने दस्तक दी। शहर से एक बड़ा व्यापारी रमेश लाल गांव में आया। वह अपने साथ चमचमाती गाड़ियां, बड़े बड़े वादे और चिकनी चुपड़ी बातें लाया था। उसने गांव वालों को लुभाया कि वह उनकी जमीन खरीदकर एक आधुनिक खेती का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। उसने दावा किया कि इससे गांव वालों को ज्यादा मुनाफा होगा, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उनके बच्चे शहरों की तरह पढ़ लिख सकेंगे। कई किसान, जो सालों से कर्ज और गरीबी से जूझ रहे थे, उसके झांसे में आ गए। उन्होंने अपनी जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी पुश्तैनी धरोहर को रमेश लाल के हवाले कर दिया। लेकिन रामू ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने गांव की सभा में खड़े होकर कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की मेहनत की निशानी है। इसे बेचना मेरे लिए अपनी आत्मा को बेचने जैसा है। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए। रामू की यह बात रमेश लाल को नागवार गुजरी। उसने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों, जैसे सरपंच और स्थानीय व्यापारियों, को अपने पक्ष में कर लिया। सरपंच, जो पहले रामू का दोस्त था, अब रमेश लाल के साथ मिल गया। उसने रामू के खेतों तक पानी की सप्लाई कम करवा दी। बाजार में रामू की फसल को कम दाम में खरीदा जाने लगा और गांव में उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगी कि वह गांव के विकास का विरोधी है। सावित्री और अम्मा बहुत चिंतित थी। एक रात जब रामू खेत से लौटकर थकाहारा घर आया, तो सावित्री ने कहा, रामू, हम कितने दिन और इस तरह लड़ते रहेंगे? बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। अम्मा ने भी चिंता जताई, बेटा, रमेश लाल बहुत ताकतवर है, वह हमें और परेशान करेगा। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर हम अपनी जमीन छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे कि मुश्किलों के सामने झुक जाना चाहिए? नहीं, मैं यह लड़ाई लड़ूंगा और हमारी जमीन बचाऊंगा। शाम की वापसी और नई उम्मीद। एक दिन जब रामू अपने खेतों में पानी की व्यवस्था देख रहा था, उसे उसका पुराना दोस्त श्याम मिला। श्याम शहर में पढ़ाई करके लौटा था और अब गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहता था। उसने रामू को बताया कि पुराने तरीकों से खेती करने में मेहनत तो बहुत है, लेकिन नई तकनीकों और जैविक खेती से वह अपनी फसल का दाम बढ़ा सक। श्याम ने उसे जैविक खाद बनाने, बारिश के पानी को संग्रह करने और ड्रिप इरिगेशन की तकनीक सिखाई। उसने यह भी बताया कि शहरों में जैविक सब्जियों और अनाज की मांग बढ़ रही है और अगर रामू सही दिशा में काम करे तो वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है। रामू को श्याम की बातों में उम्मीद की किरण दिखी।
उसने अपने खेतों में बदलाव शुरू किए। उसने गोबर और केंचुए से जैविक खाद बनाना शुरू किया और अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनवाया जिसमें बारिश का पानी जमा होता था। श्याम ने उसे ड्रिप इरिगेशन के लिए कुछ सस्ते उपकरण दिलवाए, जिससे पानी की बचत हुई और फसल को सही मात्रा में पानी मिला। रामू ने गांव के कुछ युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा। उसने एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया जिसमें गांव के बेरोजगार नौजवान शामिल हुए। इस समूह ने मिलकर जैविक सब्जियां जैसे टमाटर, भिंडी और पालक उगाना शुरू किया। श्याम ने शहर में कुछ दुकानों और रेस्तराओं से संपर्क किया जो जैविक उत्पाद खरीदने को तैयार थे। उसने रामू को ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी जोड़ा, जहां वह अपनी फसल सीधे ग्राहकों को बेच सकता था। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी जैविक सब्जियों को शहर में अच्छा दाम मिलने लगा। गांव के लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरित होने लगे। कुछ किसानों ने भी जैविक खेती शुरू की और रामू के सहकारी समूह में शामिल हो गए। रमेश लाल का सच सामने आया, लेकिन रामू की यह सफलता रमेश लाल को और गुस्सा दिला रही थी। उसने रामू के खिलाफ और साजिशें रची। एक रात कुछ गुंडों ने रामू के खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव के युवाओं ने समय रहते उन्हें भगा दिया। इस घटना ने गांव वालों को और एकजुट कर दिया। उसी दौरान गांव में एक चौंकाने वाली खबर फैली। रमेश लाल की कंपनी ने जिन किसानों की जमीन खरीदी थी, उन्हें धोखा दिया था। उसने खेती का प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय जमीन पर एक रासायनिक फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई थी। इससे गांव का पानी और पर्यावरण खतरे में पड़ सकता था। गांव वाले गुस्से में थे। जिन किसानों ने अपनी जमीन बेची थी, वे अब पछता रहे थे। रामू ने गांव वालों को एकजुट किया। उसने श्याम की मदद से स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और रमेश लाल की कंपनी के खिलाफ एक याचिका दायर की। गांव के स्कूल के शिक्षक, मास्टर जी और कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने भी इस लड़ाई में रामू का साथ दिया। उन्होंने स्थानीय अखबारों में रमेश लाल की साजिश के बारे में लिखा और शहर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने रमेश लाल की कंपनी को गांव से बाहर करने का आदेश दिया। जिन किसानों ने अपनी जमीन बेची थी, उन्हें उनकी जमीन वापस मिली। हरियापुर की नई सुबह रामू की इस जीत ने हरियापुर को बदल दिया। गांव अब एक समृद्ध और पर्यावरण के प्रति जागरूक गांव बन गया था। रामू ने अपने सहकारी समूह को और बड़ा किया और गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां किसानों को जैविक खेती, पानी की बचत और नई तकनीकों की जानकारी दी जाती थी। सावित्री ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक हस्तशिल्प समूह बनाया, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे दुपट्टे और हस्तनिर्मित सामान बनाकर शहरों में बेचने लगी। राधा और मोहन स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। राधा को विज्ञान में रुचि थी और वह एक दिन वैज्ञानिक बनना चाहती थी। मोहन को क्रिकेट का शौक था और वह गांव की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया था। अम्मा अब भी हर शाम गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती थी, लेकिन अब उनकी